हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पर हमने वीडियो लेक्चर नंबर आई थिंक 6 के अंदर जो हमने बात की थी वो बात की थी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने सॉल्युबिलिटी के बाद हमने जो डिस्कस किया था, फिर देखा था कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे उसी के आगे से। इस लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं हेनरीज लॉ। जो लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था सॉल्युबिलिटी पर, जस्ट उसी के बाद आने वाला टॉपिक है हमारा हेनरीज लॉ। गॉट इट? तो चलिए भाई, बिना देरी के हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर को। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मेरा एक छोटा सा चैनल केमिस्ट्री पढ़ो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों के साथ जो IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। गॉट इट? चलिए, हेनरीज लॉ हेडिंग लिखिएगा भाई, हेनरीज लॉ। बात करते हैं हेनरीज लॉ पर कि एक्चुअल में हेनरीज लॉ होता क्या है। ठीक है, हेनरीज लॉ पर हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, गॉट इट? हेनरीज लॉ। हमने लास्ट फैक्टर पढ़ा था सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी के लास्ट फैक्टर पर हमने बात की थी प्रेशर पर। प्रेशर भी एक फैक्टर था जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो भी जब जब हमारे पास कोई गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन होता है। गॉट इट? यानी जिसमें हम एज अ सॉल्यूट गैस को यूज़ करते हैं और एज अ सॉल्वेंट हम लिक्विड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि हेनरीज लॉ जो बेस्ड होता है वो गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन पर बेस्ड होता है। अब ये हेनरीज लॉ क्या कहता है? ये हेनरीज एक स्टेटमेंट इन्होंने अपना दिया है, और वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि आप जितनी गैस को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, तो अमाउंट ऑफ गैस डिज़ोल्व, जो गैस डिज़ोल्व होने का जो अमाउंट एक्चुअल में वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। यानी कि जो प्रेशर ऑफ दिस गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी के। गॉट इट? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है वो कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, या फिर सॉल्युबिलिटी की जगह पर हम मोल फ्रैक्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या? ठीक, तो लिखिएगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, pressure of the gas, pressure of the gas is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the, is directly proportional to the solubility, या हम solubility करके लिख लेंगे solubility, और या हम सॉल्युबिलिटी की जगह पर मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, आप मोल फ्रैक्शन लिखें या सॉल्युबिलिटी लिखें, दोनों एक ही बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गॉट इट? ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। यानी जितना ज़्यादा आप गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उतना ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो प्रेशर ऑफ द गैस को हम P से इंडिकेट करेंगे, जबकि सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन को हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन को हम बेसिकली किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? X के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। ठीक है, X यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं क्लियर कर दूंगा कि P इज स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ द गैस, P इज स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, और X यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गैस की सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गॉट इट? तो ये होता है हमारा स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है,
अब हम जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आएगा और फाइनली आपको मिलेगा P इज इक्वल्स टू एक और नया रिलेशन दैट इज P इक्वल टू KHX। अब ये P स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ द गैस एंड X इज स्टैंड्स फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और ये KH यहाँ पर क्या है, KH होता है हेनरीज कांस्टेंट। तो KH क्या है, KH बनेगा बेटा हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं KH क्या रहेगा हमारा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, KH हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर हम CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम पर्पज से बात करें तो जो हेनरीज लॉ है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2025-26 का बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट भी पूछा गया 3 मार्क्स में और साथ में उसमें एक न्यूमेरिकल को भी ऐड करके दिया गया है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, गॉट इट। और कई बार ऐसी हेनरीज लॉ पर बोर्ड के अंदर एप्लीकेशंस भी पूछ ले जाते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं हेनरीज लॉ के और उनके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। हम वन बाय वन सब पर डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, P इक्वल टू KHX। P डिस्टेंस फॉर प्रेशर ऑफ द गैस एंड KH आपका क्या रहेगा हेनरीज कांस्टेंट, X क्या रहेगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, गॉट इट। अब यहाँ से हो क्या रहा है, अगर हम KH की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करें तो देखिए KH की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो KH इक्वल टू क्या बन जाएगा P अपॉन X, यानी कि जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है एक्चुअल में वो KH की जो वैल्यू होती है वो सॉल्युबिलिटी यानी X स्मॉल फ्रैक्शन के कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस बात को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए समझते हैं। यह स्टेटमेंट हमसे बताता है कि अगर मान लीजिए हमने KH की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो अगर KH की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ किया तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्शन आएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू। इसी का अपोजिट अगर मान लीजिए KH की वैल्यू कम हो जाए, KH की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्शन आएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी पर जो अफेक्शन आएगा वो इंक्रीमेंट का आएगा, यानी कि अगर KH की वैल्यू कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब इस पर जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि ABC 3 अलग अलग गैसेज हैं। चलिए पहले तो हम यूनिट की बात कर लेते हैं एक्चुअल में कि यूनिट क्या बन जाएगा, KH का यूनिट क्या होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ KH, तो यूनिट ऑफ KH की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ KH होता है क्या, KH का जो यूनिट है वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा प्रेशर की यूनिट पर। क्यों डिपेंड कर रहा है प्रेशर की यूनिट पर, क्योंकि X क्या है मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन की किसी तरह की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए KH की जो यूनिट होगी वो डिपेंड करेगी प्रेशर की यूनिट पर। अगर प्रेशर हमारा बार में मेज़र किया जा रहा है तो डेफिनेटली KH की यूनिट बार हो जाएगी, और अगर प्रेशर को मेज़र किया गया है पास्कल में तो फिर KH की यूनिट पास्कल हो जाएगी। अगर प्रेशर को ATM में मेज़र किया गया है तो KH की यूनिट ATM हो जाएगी, यानी टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेशर यूनिट, ठीक है। तो हमने कहा यूनिट का कैलकुलेशन भी लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में KH इज इक्वल्स टू P/X। अगर प्रेशर को हमने पास्कल में मेज़र किया है तो प्रेशर को अगर पास्कल में मेज़र किया है तो KH की यूनिट बेसिकली क्या बन जाएगी, पास्कल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए प्रेशर को हमने बार में मेज़र किया है, तो प्रेशर को अगर बार में मेज़र किया है तो KH की यूनिट भी क्या हो जाएगी बेटा, बार हो जाएगी। और अगर प्रेशर को हमने ATM में मेज़र किया है तो बेटा फिर KH की यूनिट क्या हो जाएगी, ATM हो जाएगी। यानी कि टोटल डिपेंड कर रहा है KH का यूनिट किस पर, प्रेशर की यूनिट पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस रिलेशन पर, इस पर क्वेश्चन का टाइप जरा समझ लेते हैं कि ये कैसे रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो मैंने कहा क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर क्या रहेगा उसको देखें कि अगर हमारे पास 3 गैसेज हों ABC करके, गैस A के लिए जो KH की वैल्यू है मैंने कंसिडर किया 1.5 बार करके, और गैस B के लिए जो KH की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2.1 बार करके, ठीक है। और KH की वैल्यू C के लिए हो जाएगी यहाँ पर 1.35 बार करके। अब आप देखें कि यहाँ पर KH की वैल्यू अलग अलग गिवन है आपको। अब ये वैल्यूज़ अलग अलग गिवन है तो अलग अलग वैल्यूज़ गिवन होने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुझे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है।
तो बेटा आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी तीनों अलग अलग गैसेस का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हम सॉल्युबिलिटी का आइडिया कहाँ से लगाएंगे, इस रिलेशन से, KH जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, KH जितना कम होगा और सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूँ वैल्यू की, तो 1.35 जो वैल्यू है वो सबसे कम वैल्यू आ रहा है, यानी A और B के कंपैरिजन में सबसे कम वैल्यू कौन सा वाला है, KH का C के लिए, यानी कि 1.35 बार। तो सबसे कम वैल्यू हो गया 1.35 बार। अब KH क्या कहता है, जितना कम KH उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, तो सबसे कम कौन हुआ, C। यानी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑर्डर अगर सॉल्युबिलिटी का देखें तो C सबसे ज़्यादा यहाँ पर सॉल्युबल रहेगा पानी के अंदर। उसके बाद में फिर देखते हैं A और B के कंपैरिजन में, तो A का जो है वो 1.50 बार है, जबकि KH का यूनिट KH की जो वैल्यू है वो है 2.1 बार, यानी A की जो वैल्यू है वो कम है एज कम्पेयर टू B। इसका मतलब है कि A B से ज़्यादा घुलेगा, यानी C के बाद आ जाएगा आपका A, और सबसे कम घुलने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, B, क्योंकि हायर इज द KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, और लोअर इज द KH हायर इज द सॉल्युबिलिटी। गॉट इट। तो फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। गॉट इट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फॉर्मेल्डिहाइड, आर्गन गैस, हीलियम गैस की वैल्यूज गिवन है आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, इसके लिए KH की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 बार, ठीक है, 1.5 बार। इसके बाद है ऑर्गन आपको दिया गया है, KH की वैल्यू आपको दी गई है 1.2 बार, 1.2 बार। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस दिया गया है, CO2 गैस आपको दिया गया है, KH की वैल्यू हो जाएगी 1.1 बार। तो उसने पूछा है कि इन तीनों का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की अगर देखें बात यहाँ पर, तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, हायर इज द KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, और लोअर इज द KH हायर इज द सॉल्युबिलिटी। तो सबसे कम KH किसके लिए आ रहा है, सबसे कम KH है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी 1.1 बार। तो सबसे ज़्यादा गैस जो घुलने वाली होगी पानी के अंदर वो कौन सी घुल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कौन घुलेगा, ऑर्गन गैस, क्योंकि ऑर्गन का वैल्यू KH का 1.5 से कम है, और सबसे कम इसके अंदर कौन सा घुलेगा, 1.5, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस यहाँ पर सबसे कम घुलने वाली गैस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जिसकी वैल्यू जितने KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी, और KH की वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। गॉट इट। ये था हमारा हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट और उस पर बने गए क्वेश्चन और उसका एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। नोट करिए इसको। हाँ, नोट कर लिया बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हेनरीज लॉ को हमने देखा, हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो था हमारा P इक्वल टू के एच एक्स, P इक्वल टू के एच एक्स। अब हम इस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखते ग्राफ क्या कहता है। कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन MCQ बेस पे पूछ लिया जाता है, कैसे, और ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ क्या कहता है हेनरीज लॉ पर, हेनरीज लॉ पर ग्राफ क्या कहेगा उस बात को देख लेते हैं। तो बेटा अगर मान लीजिए हम किसी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस 12th क्लास के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, तो इन पर ज़्यादातर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बार बार। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे, इसलिए ग्राफ प्लॉट करने का इक्वेशन आपको सही तरीके से याद रहना चाहिए क्या होता है और उसको डील कैसे करते हैं। आइए समझते हैं ग्राफ प्लॉट करने का इक्वेशन क्या है और हाउ टू डील विद दैट इक्वेशन। तो मैंने कहा ग्राफ प्लॉट करते हैं हम y यूजिंग इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये ग्राफ प्लॉट करने का एक इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन के लिए भी हमें एक्चुअल में ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c का कंपैरिजन p इक्वल टू kh से करता हूँ, तो आइए देखते हैं कि तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा,
y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर p, उसके बाद में m और x, mx हो गया, mx की जगह पर क्या दे रखा है khx, y की जगह पर क्या था p, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा p, और mx की जगह पर क्या है khx, तो इसलिए m को हम kh से कंसिडर करेंगे और x की जगह पर तो x ही रहेगा, x की जगह पर x ही रहेगा। c की वैल्यू कितनी रहेगी, तो c का वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो c का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, पहली बात तो आप समझ लें कि c का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। बेटा देखो p इक्वल टू के एच एक्स है, p इक्वल टू के एच एक्स है, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 0 को ऐड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं किसी डिजिट के अंदर सपोज दैट कि अगर मैं 5 में 0 को ऐड करूं तो बेटा कितना रहेगा, 5 ही तो रहेगा, इसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा। सेम वैसे ही मैंने क्या काम किया, इस इक्वेशन में एक जरिया मुझे मिल जाएगा जरा, अगर मैं यहाँ पर 0 को ऐड कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, 0 को जब ऐड किया तो मुझे क्या मिला, इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू मिल गई। तो c की वैल्यू बेसिकली अगर कुछ नहीं है तो हम वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। गॉट इट, c का वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब मुझे क्या क्या मिला, y एक्सिस पर आ जाएगा प्रेशर और x एक्सिस पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और ये जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है वो प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ, इसको कहेंगे प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे रहेगा उसको भी ज़रा देखना है। तो हमने कहा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के लिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी, x एक्सिस पर क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी x एक्सिस पर आ जाएगी, जिसको हमने बेसिकली x से रिप्रेजेंट किया, और y एक्सिस पर क्या आ जाएगा, प्रेशर, y एक्सिस पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, प्रेशर, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी और ये हो जाएगा प्रेशर। अब देखते हैं कि y एक्सिस पर तो हमने प्रेशर को लिया है, x एक्सिस पर हमने सॉल्युबिलिटी को लिया है। तो अब सवाल ये बनता है कि ग्राफ जो होना चाहिए वो विद नेगेटिव स्लोप होना चाहिए या विद पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए या फिर वो x के पैरेलल होना चाहिए। तो आओ इस चीज़ को जरा थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, समझ लेते हैं भाई, समझ लेते हैं यहाँ पर रफली थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, इसको y पढ़ेंगे, इसको हम x पढ़ेंगे, ये हो गया। और ये हो गया आपका 0.0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम 0 पॉइंट कहते हैं ना, तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। सवाल ये बनता है कि ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, एक्चुअल में ग्राफ की स्लोप को कौन एक्सप्लेन करता है, m क्या होती है, ग्राफ की स्लोप। अब ये m बताता है कि ग्राफ आपका विद पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए या विद नेगेटिव स्लोप होना चाहिए या फिर x के पैरेलल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू हमारे पास में प्लस होती है, प्लस XYZ कुछ भी हो, तो ग्राफ आपका जो रहेगा वो विद पॉजिटिव स्लोप आ जाएगा, यानी कि ग्राफ जो बनेगी, ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव स्लोप होगी, अगर m की वैल्यू प्लस में है तब। ठीक है, दूसरी बात, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव स्लोप कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू के नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। और अगर m की वैल्यू 0 है, अगर m की वैल्यू 0 है तो ग्राफ हमारा x एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। अब उसके लिए भी ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो मैंने कहा कि हम उसके लिए ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है इंटरसेप्ट वैल्यू, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट, ग्राफ कहाँ से प्लॉट होना चाहिए वो बताता है इंटरसेप्ट वैल्यू, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। तो अगर c की वैल्यू कुछ भी है, अगर c की वैल्यू कुछ भी है, प्लस में है XYZ, तो ग्राफ हमारा 0 से उतनी ऊपर से प्लॉट किया जाएगा जितना c का वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, सपोज c का वैल्यू आपके पास में 22 दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 0 से ऊपर चले जाएंगे और ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका इंटरसेप्ट, यानी कि c का वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात, अगर c की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव है, c की वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगी हमारी, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो उतनी नीचे से प्लॉट किया जाएगा, यानी 0 से ऊपर को चलेंगे तो प्लस में आएंगे, नीचे को आएंगे तो माइनस में आएंगे, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन पॉइंट से उतनी नीचे से प्लॉट किया जाएगा जितना c का वैल्यू आपको गिवन है। गॉट इट। उसके अलावा अगर c की वैल्यू 0 होती है तो एक्चुअल में ग्राफ हमारा प्लॉट किया जाएगा ओरिजिन पॉइंट 0,0 से प्लॉट किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या रखा है मेरे पास, c की वैल्यू 0 है। अब c की वैल्यू 0 है, ये y एक्सिस पर तो प्रेशर हो गया और x एक्सिस पर आ गया सॉल्युबिलिटी। उसके बाद में c की वैल्यू जब 0 हो गई तो इंटरसेप्ट तो है ही नहीं ना, और जब इंटरसेप्ट नहीं है तो इसका मतलब है ग्राफ जो होना चाहिए वो प्लॉट कहाँ से होना चाहिए, वो ओरिजिन पॉइंट से प्लॉट होना चाहिए। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ का जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या कर्व टाइप होना चाहिए या कर्व हाइपरबोला टाइप होना चाहिए या पैराबोला टाइप होना चाहिए, तो ये भी बताएगा आपका m। यानी अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पढ़ रहे हैं, आप देखें कि p एक्चुअल में डिपेंड किस पर कर रहा है,
यानी कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, टोटली प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं, फिर चाहे वो फिजिक्स की बात हो, फिर चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होते हैं, गॉट इट। और जितने भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होंगे वो आपके कर्व टाइप के ग्राफ होंगे। तो हमारा यहाँ जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। तो फाइनल ग्राफ का क्या बनेगा, तो मैंने बोला कि अगर c की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू 0 होने का मतलब है ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन पॉइंट होगा, यानी ग्राफ 0 से जाएगा, और वो भी विद पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि m की वैल्यू कैसी है, प्लस में है। मैंने क्या बोला था कि अगर m की वैल्यू कुछ भी होती है और प्लस में होती है तो ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप मूव करता है। मैंने कहा ग्राफ क्या रहेगा, ग्राफ का थोड़ा सा टाइप इस तरह से रहेगा, ये हो जाएगा, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, तो मैंने कहा ग्राफ का जो पॉइंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया जाएगा कुछ इस तरह से। तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, स्लोप हो जाएगी KH, यानी हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा एग्जैक्टली वही ग्राफ की स्लोप कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ है किसके लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए, यानी कि हेनरीज लॉ पर प्लॉट किया गया ग्राफ। कई बार बोर्ड में क्या होता है, कन्फ्यूजन करके दिया जाता है क्वेश्चन को, कैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला कि आप हेनरीज लॉ का ग्राफ बताइए, हेनरीज लॉ कौन सा ग्राफ है जो हेनरीज लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ हो गया, आपको ये दे दिया ऑप्शन ए। उसके बाद ऑप्शन बी दे दिया गया। ऑप्शन बी कैसे दे दिया, सॉल्युबिलिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ हो गया, उसके बाद में ग्राफ का टाइप कुछ ऐसे दे दिया, है ना। उसके बाद में ऑप्शन सी दे दिया, प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ हो गया। प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन ये दे दिया, KH हो गई यहाँ पर स्लोप, है ना। उसके बाद में आपको डी ऑप्शन दे दिया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का मतलब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, यानी आपको सिलेक्शन लेना है कि कौन सा ग्राफ है जो हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे ग्राफ विद स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं ओरिजिन पॉइंट के साथ में। तो मेरा आंसर सही क्या हो जाएगा, ये आंसर इज सी, ठीक है। यानी ए और बी और डी इसके सही आंसर नहीं है, ये गलत है, जबकि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसा कि हमने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, गॉट इट। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, होता क्या है उसको जरा नोट करें। नोट कर लिया। चलिए अभी तो हमने ये रिलेशन देखा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में जो डिपेंड करती है वो प्रेशर पर डिपेंड करी है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा गैस सॉल्युबल रहेगी पानी के अंदर, ठीक है। कई बार यही लो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है, यानी कि गैस कितने अमाउंट में डिजॉल्व हो रही है या गैस कितने अमाउंट में डिजॉल्व की जा रही है। कई बार मास के टर्म में भी हेनरीज लॉ को पूछा जाता है। तो हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास, हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मास क्या बनेगा उसको भी समझिए, इन टर्म्स ऑफ मास क्या बन जाएगा उसको भी जरा समझिए। देखिए प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी का रिलेशन तो था ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मास के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा आपको गैस डिजॉल्व करनी है तो उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इट मीन्स कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो दूसरे तरीके से हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतना ज़्यादा गैस का अमाउंट डिजॉल्व होगा, गॉट इट। m यहाँ पर क्या स्टैंड कर रहा है, m यहाँ पर क्या है, m हो जाएगा अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, ठीक है। और p क्या हो जाएगा बेटा, p हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ द गैस, p हो जाएगा बेटा आपका प्रेशर ऑफ द गैस, गॉट इट। इसी तरह से अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू KHP, फिर से एक कांस्टेंट आ जाएगा जो आपका पहले था हेनरीज कांस्टेंट, अभी भी ये हेनरीज कांस्टेंट ही रहेगा, इसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन में वैल्यूज आपको गिवन होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू का कैलकुलेशन अगर वो नहीं पूछता एग्जाम में तो आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट और समझिएगा
कि कई बार सवाल ये पूछता है कि हेनरीज लॉ, हेनरीज जो कांस्टेंट है एक्चुअल में, तो इसके लिए एक नोट लिखिएगा। हेनरीज कांस्टेंट एक्चुअल में डिपेंड किस पर करता है? हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर के भी कैसा रिलेशन रखेगा हेनरीज कांस्टेंट? तो टेम्परेचर के रखता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा KH की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी हायर इज़ द टेम्परेचर, हायर इज़ द टेम्परेचर, हायर इज़ द KH, और जितना ज़्यादा KH उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्शन आएगा? सॉल्युबिलिटी पर जो अफेक्शन आएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आप देखें टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, जैसा कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, सेम वही रिलेशन बन करके आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और गैस की रैंडमनेस बढ़ने का मतलब है गैस का फ्रिक्वेंटली मूवमेंट बढ़ गया, और जैसे फ्रिक्वेंटली मूवमेंट बढ़ गया तो गैस एक्सपेंड करेगी और गैस डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने बोला कि टेम्परेचर को जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे KH बढ़ता चला जाएगा, और KH जितना ज़्यादा बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी। इसके अलावा दूसरा और अगर हम रिलेशन देखें कि भाई टेम्परेचर की वैल्यू, यानी टेम्परेचर को आप जितना कम करेंगे तो KH उसी के हिसाब से कम होता चला जाएगा, और KH जितना कम हो जाएगा गैस की सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी वो गैस की सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर को आप जितना कम रखेंगे गैस उतनी ज़्यादा बढ़िया से डिज़ोल्व होगी, उतना ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगी, है ना, और उतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी रहेगी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है हमेशा, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, क्या? वाई एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर? कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि क्यों एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं, जो पानी में रहने वाली जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली है या बाकी और अदर स्पीसीज हैं, तो वो गहरे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कोल्ड वाटर के अंदर। गहरा पानी मतलब कोल्ड वाटर, गहराई में ज़्यादा पानी ठंडा होता है ना, तो गहरे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर, यानी कि हॉट वाटर के कंपैरिजन में। उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब जैसे ही गर्मी के दिनों में वाटर का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया टेम्परेचर के बढ़ने से जो सरफेस का वाटर होता है वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से होगा क्या बेसिकली, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्वेटिक स्पीसीज जब ऊपर आती हैं तो उनके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो कम घुलनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही उनके अंदर कम ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी उनके ब्लड के अंदर, तो उनको अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। तो जैसे ही वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं? वो गहरे पानी की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि गहरे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और जैसे ही वो डीप वाटर में गया तो वहाँ का टेम्परेचर कम था। डीप वाटर का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन थी ब्लड के अंदर वो ज़्यादा अच्छी डिज़ोल्व हुई, और वो आरामदायक अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसलिए अक्सर गर्मियों के दिनों में जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो डीप वाटर में चले जाते हैं, जहाँ पर पानी ठंडा होता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हेनरीज लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस, चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पर। भाई एप्लीकेशंस क्या क्या बनेंगे हेनरीज लॉ पर, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए ये है हमारा गैस लिक्विड टाइप बेस्ड सॉल्यूशन पर। तो गैस लिक्विड टाइप बेस्ड सॉल्यूशन पर है, तो इसमें सबसे पहले जो हेनरीज लॉ का यूज़ किया जा रहा है बेसिकली वो सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में किया जाता है, यानी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, पहला तो ये हो गया इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, यानी CO2 गैस को जो पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं ना, और फिर वाटर को अंडर हाई प्रेशर जो उसको टाइटली पैक्ड कर दिया जाता है, तो ये किस पर बेस्ड है? ये हेनरीज लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसका? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? आपने देखा होगा कि स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्क्यूबा डाइवर जो समुद्र के अंदर तैरने वाले होते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं, उनको कहते हैं स्क्यूबा डाइवर्स। तो स्क्यूबा डाइवर्स अक्सर क्या होता है, वो अपने साथ एक ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर कैरी करते हैं ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है, आप जैसे जैसे पानी के अंदर गहरे में पहुंचते चले जाते हैं
तो गहराई में पहुंचने पर होता क्या जाता है, बेसिकली प्रेशर पानी का बढ़ता जाता है। कैसे? फिजिक्स क्या बताता है? फिजिक्स से बताता है P इक्वल टू एच रो जी, यानी कि आप जितना ज़्यादा हाइट को बढ़ाते जाओगे, हाइट के बढ़ने से क्या होता जाता है, बेसिकली प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे अगर कोई भी स्क्यूबा डाइवर्स डीप वाटर में चला जाएगा तो डीप वाटर में जाने पर होगा क्या, होता क्या है, वाटर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, और प्रेशर के बढ़ने से जो ब्लड के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेज होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही वाटर का प्रेशर बढ़ेगा ह्यूमन बॉडी पर, तो वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खून के अंदर डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही वो अंदर पहुँचेगा तो इतनी ज़्यादा गैसेज खुलेंगी, और जब वो वापस आना शुरू करेगा तो वापस आने पर होगा क्या, बेसिकली प्रेशर तुरंत ही फॉल कर जाएगा, क्योंकि अंदर जाने की जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन बाहर आने की, पानी से बाहर आने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऐसे केस में जैसे ही प्रेशर यहाँ पर होगा क्या, जैसे स्पीड बढ़ेगी ऊपर आने की तो प्रेशर सडनली फॉल कर जाएगा, और जब प्रेशर सडनली फॉल कर जाएगा तो जो हार्मफुल गैसेस ब्लड के अंदर घुल चुकी थी, तो जैसे कि टॉक्सिक गैस नाइट्रोजन होगी या अदर गैसेज होंगी, तो नाइट्रोजन गैस के ब्लड के अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो जैसे ही बबल्स क्रिएट हो जाएंगे तो कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, और कैपिलरीज ब्लॉक होने से क्या होगा, हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर बैंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि नर्व्स के अंदर क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे बैंड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने पर अंततः मृत्यु हो जाती है, यानी कि गोताखोर मर जाता है। इसीलिए इस चीज़ों को, नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए, जो ब्लड के अंदर हाईली सोल्यूबल हो चुकी है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स डाइल्यूटेड नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर का सिलेंडर कैरी करते हैं, गॉट इट, टू अवॉइड बेंट फॉर्मेशन। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन ये हुआ। अच्छा, कई बार बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है, तो परसेंटेज यानी जो स्क्यूबा डाइवर सिलेंडर कैरी करते हैं तो उनका परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं यहाँ बता दूँ 11.7 समथिंग परसेंट हीलियम होती है, और जबकि अगर हम बात करें 56.2% यहाँ पर हीलियम होती है, जबकि बाकी अदर गैसेस की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस का अमाउंट होता है, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस करने के बाद जो बचता है वो ऑक्सीजन गैस का अमाउंट बचेगा। एग्जैक्टली आप एनसीईआरटी से देखें तो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है वहाँ पर परसेंटेज ऑफ हीलियम गैस, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन मिक्सचर। ठीक है, तो तीसरी बात क्या पर, तीसरा आता है एप्लीकेशन पार्ट, क्या कि आपका जो हायर एल्टीट्यूड पर जो चढ़ते हैं, यानी कि जो ऊंचाइयों में जाते हैं ना, पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, तो बेसिकली ऊपर जाते हुए होता क्या है, वहाँ पर प्रेशर अक्सर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो कम होता है। तो एयर प्रेशर कम होने का मतलब है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम घुलेगा, और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम घुलेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कम पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, थिंकिंग एबिलिटी ह्यूमन बींग्स की ख़त्म हो जाएगी, यानी इंसान की जो सोचने समझने की टेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और आसानी से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो लास्ट में भी उनका यही होता है कि ये भी एक मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसको एनोक्सिया कहा जाता है। तो बेंट फॉर्मेशन, एनोक्सिया, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में दोनों एप्लीकेशन, एनोक्सिया और बैंड फॉर्मेशन, पर बात पूछी गई है कि दो एप्लीकेशंस लिखिए, ये बैंड फॉर्मेशन क्या होती है, एनोक्सिया क्या होता है। तो फिर से बता दूं, बैंड्स कब बनते हैं, बैंड्स एक मेडिकल सिचुएशन होती है जब स्क्यूबा डाइवर्स डीप वाटर में चले जाते हैं, तो जैसे वो बाहर आते हैं तो प्रेशर फॉल कर जाता है वाटर का, वाटर प्रेशर फॉल करने से प्रेशर की वैल्यू फॉल हो जाती है, प्रेशर फॉल हो जाता है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन जो गैस थी उसने बबल्स बनाने शुरू किए, बबल्स बने तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लॉक्स बने, और ब्लॉक्स बनने की सिचुएशन को ही बैंड सिचुएशन कहा जाता है, जो एक मेडिकल सिचुएशन है। दूसरी बात हमने कहा एनोक्सिया, फिर से बता देता हूँ कि जब हायर एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर को जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर के कम होने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई माइंड तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो थिंकिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान पागल हो जाता है। इस कंडीशन को, ये भी एक मेडिकल सिचुएशन, इसको एनोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो बैंड्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बैंड्स फॉर्मेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन है बैंड फॉर्मेशन, और थर्ड होगा एनोक्सिया। एनोक्सिया, ठीक है भैया, एनोक्सिया। ठीक, ये दोनों मेडिकल कंडीशंस हैं। ठीक है,
अब आती है कि हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस क्या होंगे तो आप इसको समझिए भाई लिमिटेशंस को, कि लिमिटेशंस क्या होंगे हेनरीज लॉ के, ठीक है। किन किन लिमिट पर हेनरीज लॉ काम करेगा। तो हेनरीज लॉ का लिमिटेशन नंबर 1 कि जो गैस हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं बेसिकली वो गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस होना चाहिए, यानी कि जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना कर सके। कई बार हम इसको नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से भी कह देते हैं, कई बार इसको इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी गैस शुड बी इनर्ट और नॉन रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है। यानी ऐसी गैस का यूज़ करना है हमें जिसमें आप आसानी से किसी भी गैस को रिएक्ट ना करा सकें, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेगा तो नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा तो वो जहर भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो मतलब ये भी एक नुकसानदायक बात है जो हेनरीज लॉ इस पर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये लिमिटेशन नंबर 1 हो गई कि गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट। दूसरी बात, जो हम प्रेशर पर, जिस प्रेशर पर हम फिल कर रहे हैं एक गैस को, तो वो जो प्रेशर है एक्चुअल में वो कंटेनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि प्रेशर उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जो कंटेनर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए या कंटेनर को कोई नुकसान हो जाए। तो मतलब जो प्रेशर होना चाहिए गैस को फिल करते समय वो आपका कंटेनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि प्रेशर आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग देखें तो टेम्परेचर भी यहाँ पर लो रहना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को अगर आप हाई रखेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हैं हमारे एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। उसके बाद हमने उससे पहले देखा था ग्राफ, फिर कुछ कंसेप्ट। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। इसके बाद हम वीडियो लेक्चर नंबर 8 को अपलोड करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा क्या, वेपर प्रेशर, यानी कि रॉल्स लॉ। हेनरीज लॉ के जस्ट बाद आने वाला लॉ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स लॉ पर, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है।